हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक के बाद एक वैकेंसी नोटिफिकेशन अलग अलग लेवल की निकल कर आ रही है। ये जो नोटिफिकेशन इस वीडियो में कवर करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है। प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, परमानेंट स्थायी नौकरी है भारत सरकार की। इसमें खास बात यह है कि आपको अपने ही राज्य में पोस्टिंग मिलेगी। किसी भी दूसरे राज्य में जाने का, ट्रांसफर का लाइफ टाइम कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं। अपने राज्य में, बिल्कुल अपने ही राज्य में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, वो भी भारत सरकार की नौकरी। ज्यादातर केंद्र सरकार की नौकरी लोग क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उसमें ट्रांसफर का बहुत टेंशन होता है। बट इसमें आपको अपने ही राज्य में दे रहे हैं पोस्टिंग, शुरू से लेके रिटायरमेंट की एज तक। स्थायी नौकरी है और गवर्नमेंट पे स्केल सब कुछ मिलेगा। तो मैं पे स्केल वगैरह भी डिस्कस करूंगी। आप देख रहे हैं सभी जो मेन मेन सिटीज हैं या जहां पर पोस्टिंग मिलेगी उनका नाम लिखा हुआ उन जगहों का। तो टोटल मिलाकर अगर आप बात करेंगे तो टोटल मिलाकर 362 वैकेंसीज हैं, 362 वैकेंसीज हैं। चलिए अभी देख लेते हैं शुरू से लेके कि इसमें एग्जैक्टली नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है। स्टेट वाइज मतलब वैकेंसी तो है, जो उनकी सब्सिडियरी है वहां पे। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व मतलब अनारक्षित जनरल की सीट, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए भी सीट रिजर्व है। तो चलिए भी देख लेते हैं। आज ही ये विज्ञापन जारी हुआ एक्चुअली। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपको देखने को मिलेगा 22 से 28 नवंबर 2025 के रोजगार समाचार हिंदी में या अंग्रेजी में, इंग्लिश में चेक करना चाहते हैं तो 22 से 28 नवंबर 2025 एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपको ये देखने को मिलेगा। बट पहले ही लोग आजकल मतलब कर लेते हैं डिटेल्स पता, तो उसके हिसाब से इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। बिल्कुल इंटेलिजेंस ब्यूरो को तो किसी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है। तो ये भारत सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसमें जो वैकेंसीज हैं, पदों का विवरण है, वो तो दिया ही हुआ है। सब्सिडियरी जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, अलग अलग यूनिट होती है। तो वो यूनिट्स कहाँ कहाँ पे है, हर राज्य में एक तो यूनिट जरूर होंगे, तो वो डिटेल दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी ब्रेकअप है वो दिया हुआ है। पोस्ट का नाम मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जनरल, मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल, एमटीएस जी। चलिए अभी और भी डिटेल्स इसकी देखेंगे, क्योंकि मल्टीटास्किंग स्टाफ कहीं पर भी भर्ती होती है, उसकी न्यूनतम जो योग्यता होती है वो 10वीं पास है ना। अगर आपको मैं रीड करके बताने लगूं तो रीड करके बताने में ऐसा है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैंने स्क्रॉल किया है इसको। अगरतला में है टोटल 6 वैकेंसीज, अहमदाबाद में है 4 वैकेंसीज, ऐजावल में है 11, अमृतसर में 7 वैकेंसीज है, बेंगलुरु में 4 है। अब ये कौन से राज्य में आता है, आपको जैसे अब मैं भोपाल बोलूं तो भोपाल मध्य प्रदेश में आता है, तो एमपी के कैंडिडेट। भुवनेश्वर बोलूं तो भुवनेश्वर ओडिशा में आता है। इस तरीके से आपको ये देखना है कि आपके राज्य में कौन सा है यूनिट, कौन सा इसका यूनिट आ रहा है, वहां के लिए आप अप्लाई करेंगे। चंडीगढ़ में 7 वैकेंसीज है, चेन्नई में 10 वैकेंसीज है। इसके बाद देहरादून में 8 वैकेंसी। सबसे ज्यादा दिल्ली में हेडक्वार्टर है उनका, दिल्ली में हेडक्वार्टर है तो 108 वैकेंसी, 108 वैकेंसी जो है दिल्ली हेडक्वार्टर में है। गैंगटॉक में है, गुवाहाटी में 10 है, हैदराबाद में 6 है, इम्फाल में बिल्कुल कोई वैकेंसी नहीं, तो इम्फाल इंक्लूड ही क्यों किया। चलिए देखते हैं फिर आगे और भी क्या क्या है। ईटानगर में 25 वैकेंसीज है, जयपुर में फिर कुछ भी नहीं है सीट, जम्मू में फिर 7 सीट है। अगर अनरिजर्व में सीट नहीं है ना, तो फिर तो जनरल वाले अप्लाई कर ही नहीं सकते। मान लेते किसी कैटेगरी में नहीं है, एससी कैटेगरी में नहीं है या एसटी कैट, तो वो अनरिजर्व वाली सीट पे तो अप्लाई कर लेंगे अपने राज्य के लिए। बट अब अगर जनरल में, जैसे कोलकाता में जनरल में सीट ही नहीं है ना, तो अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट उसमें चाह के भी अप्लाई नहीं कर सकते। जनरल वाले तो नहीं ही कर पाएंगे क्योंकि अनरिजर्व यूआर में सीट नहीं है। अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट भी चाहेंगे कि चलो अपनी सीट नहीं है अपने कैटेगरी में, तो इसमें कर लेते हैं अप्लाई जनरल में, अनरिजर्व में, तो वो भी नहीं है पॉसिबल। तो वो आपको कैटेगरी भी चेक करना जरूरी है अप्लाई करने के पहले। कलिंगपोंग में 3 वैकेंसीज है, कोहिमा में 6 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से और भी आप देखेंगे, लेह, लखनऊ में 12, मेरठ में 2। अब जैसे लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, ये यूपी में 2 है। मुंबई, नागपुर, तो ये दोनों महाराष्ट्र में आ गए, तो महाराष्ट्र वालों के लिए 2 है, मुंबई ऑप्शन है, नागपुर ऑप्शन भी है। पणजी गोवा में है, तो ये भी
पटना अगर है तो 6 वैकेंसीज है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है, रांची में सिर्फ 2 वैकेंसीज है, शिलोंग में 7, शिमला में 5, सिलीगुड़ी में 6, श्रीनगर में इसी तरीके से, वाराणसी, फिर से वाराणसी में 3 वैकेंसीज है, तो ये भी यूपी में। अच्छा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, एक सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी सीट रिजर्व रहेंगे। अभी इसमें क्या है, चलिए अभी और डिटेल्स इसकी चेक कर लेते हैं। जो इसमें लिखा है, अभी शॉर्ट विज्ञप्ति आई है, तो शॉर्ट विज्ञप्ति में भी काफी सारी चीजें उन्होंने दे रखी हैं, तो उसके हिसाब से ये ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गेस्टेड नॉन इंडस्ट्रियल। अभी देखिए ये 18,000 का सिर्फ बेसिक पे है, बेसिक पे 18,000 का, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस देंगे। अभी 57 या 53% का तो सिर्फ डियरनेस अलाउंस है। आज ही घोषणा हुई है कि फिर से डियरनेस महंगाई भत्ता और बढ़ रहा है, तो वो महंगाई भत्ता अलग मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अब जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, इसमें सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी होने की वजह से एचआरए ज्यादा होता है, तो सिटी टू सिटी एचआरए अलग होता है, बाकी डीए महंगाई भत्ता सबके लिए बराबर है। प्रोविडेंट फंड सभी को मिलता है, 2 प्रोविडेंट फंड मिलता है, एक तो जो होता है ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, 5 साल जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो ग्रेचुटी होती है। अभी 8वां वेतन आयोग आने वाला है तो वो आपको मिलेगा। और इंटेलिजेंस ब्यूरो में, क्योंकि ये जरा स्पेशल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जितना अपने एम्प्लॉयज को हर जगह देती है उससे कहीं ज्यादा 20% ज्यादा आईबी के स्टाफ को 20% ज्यादा और मिलता है। 45 से 50,000 सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होगी, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 45 से 50,000 रुपये होगी। इसके बाद फिर अगर आप छुट्टियों के दिन एक्स्ट्रा काम करते हैं तो फिर से आपको देंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। होता है ना, कई बार ऐसा काम आ जाता है, हॉलीडे है बट काम तो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है, उनको तो रात दिन का काम है, अब है हॉलीडे बट आपसे काम लेंगे तो उसका अलग से पेमेंट करेंगे। 50,000 सैलरी आराम से। चलिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, मतलब शैक्षणिक अर्हता जो मिनिमम चाहिए अप्लाई करने के लिए, 10वीं पास तो जरूर होना चाहिए, 10th पास, बस 10th पास मांग रहे हैं। अब अगर 10वीं पास आपने 50% से किया, 45% से किया, उससे भी कम से किया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रतिशत अंकों के लिए इन्होंने कोई तकलीफ दी ही नहीं है, कोई शर्त नहीं रखी है। 12वीं पास भी है, ग्रेजुएट भी है, आपको लग रहा है चलो एक जॉब हाथ में ले लेते हैं, एमटीएस ही सही, जॉब तो ले ले, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम जो योग्यता रखी गई है वो 10वीं पास है। इसके ऊपर भी क्वालिफिकेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं, आईटीआई वाले करना चाहते हैं, डिप्लोमा वाले, सभी अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बोला अपने ही राज्य में पोस्टिंग मिलेगी, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस राज्य, अब जैसे भोपाल लिखा था तो आपको पता है भोपाल कौन से राज्य में आता है, आपके राज्य में है या नहीं है, तो उस राज्य के अगेंस्ट आपके पास एक आवासीय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो है ना, ये कैलकुलेशन करने के लिए 14 दिसंबर 2025 कट ऑफ डेट है, इस डेट की कैलकुलेशन करके आप जो है होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, और 10वीं पास भी हो जाना चाहिए। चलिए बाकी डिटेल्स और जो भी लिखा है इसमें चेक करते हैं, आयु की सीमा और बाकी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आयु सीमा। तो अगर आप यूआर की सीट पे अप्लाई करेंगे ना, रिजर्व सीट पे, तो 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु कैसे कैलकुलेट करेंगे, आयु कैलकुलेट करने के लिए एक आपको कट ऑफ डेट लेनी होगी, आधार लेना होगा ना, तो 14 दिसंबर 2025, 14 दिसंबर 2025 को आप बेस लेके कट ऑफ लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, अनारक्षित, तो 18 to 25, 18 से 25 साल अनारक्षित के लिए, 18 से 30 साल SC/ST कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए अभी देखें नॉन क्रीमी लेयर को देंगे या सभी कैंडिडेट को देंगे, वो तो आगे डिटेल्ड विज्ञापन में पता चलेगा। अगर सभी ओबीसी को दे रहे हैं या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, जिनको भी देंगे 3 साल, 18 से 28 साल। इसी तरीके से डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल की कम से कम छूट मिलती है, तो ये सब तो इसमें रहता है। वीडो रहेंगे, महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, वीडो रहेंगी, डाइवोर्सी विमेन रहेंगी, तो उनके लिए आयु सीमा अच्छी रखी गई है। उनको 35 साल तक की ऐसी महिलाएं अनरिजर्व कैटेगरी से, अनारक्षित से, और वीडो या डाइवोर्सी है या जुडिशियली सेपरेटेड है, तो 18 से 35 साल ऐसी महिलाओं के लिए जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, मतलब सभी महिलाओं के लिए नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सभी महिलाओं के लिए नहीं है। अब अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो महिलाएं
तो 18 से 38 साल आयु सीमा रहेगी। अगर डाइवोर्सी या वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड है तो 18 से, और SC/ST हैं तो 18 से 40 साल आयु सीमा रहने वाली है। चलिए, इसके अलावा और भी एज में रिलैक्सेशन अलग अलग कैंडिडेट को मिलता है, एक्स सर्विसमैन को ये सब चीजें हैं। PWD कैंडिडेट को कम से कम 10 साल की छूट मिलती है। तो 18 से 25 तो नॉर्मल ही है ना, अनारक्षित के लिए रखा ही गया है, और कास्ट कैटेगरी के लिए 5 साल 3 साल, और PWD के लिए कम से कम 10 साल। तो 18 से 35 साल PWD के लिए कम से कम। अगर रिजर्व कैटेगरी के PWD तो और भी ज्यादा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाली है? हालांकि देखिए, लिखते हैं कि ऑल इंडिया कहीं पे भी, लेकिन वहीं पे आपको मोस्टली, क्योंकि MTS है ना, तो लोकल जो है ना चीजें जानना, लोकल एरिया का नॉलेज होना, ये सब चीजें जरूरी होती है, तो वो वहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, इमरजेंसी में कहीं पे इमरजेंसी हो गई और बाहर भेजना पड़ गया तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ता है। इसमें पूछेंगे क्या? इसमें एक Tier 1 ले रहे हैं, ठीक है, Tier 1 ले रहे हैं जिसमें कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, पेपर मोड पे नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क का। एक जनरल अवेयरनेस में 40 मार्क्स रहेगा, क्वांटिटेटिव 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिक एबिलिटी, रीजनिंग 20 मार्क्स एंड इंग्लिश का 20 मार्क्स। 1/4 मार्क्स कटेगा, मतलब 4 गलत आंसर आप कर देंगे ना तो 1 मार्क आपका चला जाएगा। और इसमें एक चीज और है कि 1 ही घंटे का टाइम दे रहे हैं, 100 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 आवर ओनली। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेंगे थोड़ा इंग्लिश का, कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज आता है कि नहीं, वो डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखना होगा। और ये आपको ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑनलाइन टाइपिंग करने के लिए आपको देंगे, मतलब ग्रामर करेक्ट करना होगा, सिनोनिमस एंटोनिम्स में, मतलब विपरीत शब्द होता है ना, वो सब समानार्थी शब्द हिंदी में जिसको बोलते हो। सेंटेंस को तोड़ फोड़ के देंगे और वो बोलेंगे सही सेंटेंस, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण सेंटेंस वाक्य बनाए। वाक्य को तोड़ देंगे, उसका सीक्वेंस बिगाड़ देंगे और फिर आपको कहेंगे कि अर्थपूर्ण सीक्वेंस में। तो 50 नंबर का रहेगा, 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे डिस्क्रिप्टिव में? 50 मार्क्स रहेंगे और 1 घंटा मिलेगा। 150 वर्ड्स लिखना रहेगा, वो भी रहेगा। कट ऑफ मार्क्स Tier 1 के लिए रहेगा, अनरिजर्व के लिए 30, OBC के लिए 28, SC/ST के लिए 25, EWS के लिए 30, एक सर्विसमैन वगैरह के लिए भी और भी ज्यादा, या मिनिमम तो 30 मार्क्स लाना ही होगा। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, अलग अलग एग्जाम सेंटर पे अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते, तो नॉर्मलाइजेशन परफॉर्मेंस वगैरह पे शॉर्टलिस्ट करेंगे Tier 1 पे, और Tier 2 में भेजेंगे 10 गुना 10 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट को, जितनी सीट है ना उस हिसाब से। फिर Tier 2 क्वालिफाइंग रहेगा, 20 मार्क्स बस आपको लाना है, 50 में से सिर्फ 20 मार्क्स लाना है। और जो Tier 2 में क्वालिफाई हो जाएंगे फिर उनको Tier 1 के एग्जाम के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा, है ना। तो Tier 1 ही मेन है, Tier 2 बस क्वालिफाई करना, 20 नंबर लाना है। सिटी ऑफ एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम लेंगे, आपको 5 ऑप्शन मिलेगा एग्जाम सेंटर चूज करने का। तो ये अभी इतना ही इन्फॉर्मेशन आई हुई है शॉर्ट नोटिफिकेशन में। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन IBS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी, मैं संपूर्ण जानकारी के साथ फिर से एक बार वीडियो बना